डेफिनेशन के पीछे का लॉजिक है। लॉजिक क्या, जैसे हमने पढ़ा था फोर्स में एनी पुश और पुल, बट इसकी पूरी डेफिनेशन में कभी काउंट नहीं होती। आपके एनसीईआरटी में कुछ 3 चीज़ें लिखी हैं, वो भी ज़रा बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? एनसीईआरटी कहती है ऐसा कोई भी पुश और पुल जो किसी की स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर दे, मतलब वो उस समय क्या कर रही है, वो रेस्ट में है तो रेस्ट की पोजीशन को चेंज कर दे, मोशन में लिया है। अगर मोशन में है तो उसे रोक के उसे रेस्ट में लिया है, या किसी का शेप चेंज हो रहा है। यानी कि अगर कोई भी ऐसा पुश और पुल जो उसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज कर रहा है, या उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर रहा है, या उसका शेप चेंज कर रहा है, और एंड लिखा टेंस टू। टेंस जानते तो क्या होता है? कोशिश करना। मतलब हमने क्या कहा था, लाइक एनी पुश और पुल दैट कैन जस्ट लीड टू मूवमेंट, लाइक किसी भी अगर पुश और पुल से मूवमेंट हो जाती है उससे हम फोर्स करार दे देते हैं। इस लिहाजे से अगर मान लो मेरे सामने ट्रेन खड़ी है, मैं ट्रेन को धक्का दे रहा हूँ कि ट्रेन चल पड़े, लेकिन ट्रेन नहीं चल रही है, तो क्या मैंने फोर्स लगाया? नहीं, मैं तो थक गया लगा के फोर्स। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि एक फोर्स से हमेशा इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है, वो तो गलत बात होगी। तो यहाँ पर हमें अगर जो मैंने एंड में टेंड्स टू ऐड कर दिया, इसका मतलब मैंने अगर कोशिश भी करी तो वो भी क्या माना जाएगा? फोर्स माना जाएगा। तो ये ध्यान रखना, मैंने कोशिश क्या करी? उसके रेस्ट को मोशन में लाने की मैंने कोशिश करी ना। तो अगर इनमें से किसी पैरामीटर में या तो हो जाता है या कोशिश भी होगी, तो वो भी क्या कहलाएगा? वो फोर्स ही कहलाएगा। तो आपके सामने कोई दीवार भी इसे धक्का मारो, नहीं हिल रही, डोंट वरी, आपने फोर्स लगाया है, आपने कोशिश तो करी है, वो भी किस में आ रहा है? फोर्स में। इसीलिए आप प्लीज़ ये वाली डेफिनेशन जो एनसीईआरटी में इसी को फॉलो करें, ठीक है। गलत वो नहीं थी, बट ये ज़्यादा प्रिसाइज है आपकी एनसीईआरटी वाली। फिर हमने पढ़ा था फोर्स के 2 टाइप थे, एक बैलेंस्ड और एक अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड मैंने कहा था कि अगर दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगेगा किसी भी बॉडी पे, और तो इक्वल फोर्स हमेशा कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो नेट फोर्स 0 निकल जाता है। तो जिस भी बॉडी का नेट फोर्स 0 आता है उसे हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्स। और अनबैलेंस फोर्स 2 तरह का फोर्स। अच्छा, फोर्स की खासियत है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब फोर्स की हमेशा एक डायरेक्शन होती है। सबसे खास इस बात इसकी ये है, जैसे हमारी बॉडी का जो वेट है, वेट इज़ अ फोर्स। वेट क्या है? हमेशा हमारी बॉडी का वेट नीचे की तरफ लगता है। आप चाहे लेट जाओ तो भी वेट नीचे लगेगा, आप चाहे खड़े रहो तो भी वेट नीचे लगेगा, हवा में लटके हो तिरछे तो भी वेट नीचे लगेगा। हर केस में फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे लग रहा है, हाँ के ना? तो जब आपका हर केस में फोर्स नीचे लग रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा कि फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। लेट क्यों गया भाई? अरे यहाँ पे अच्छा, एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट है। अनबैलेंस फोर्स लीड्स टू चेंज इन स्पीड। अगर किसी की भी बॉडी में स्पीड में चेंज आता है, जिसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन तब आता है जब किसी की बॉडी में फोर्स अनबैलेंस चल रहा होता है। आप मुझे सोच के बताइए, पहिया घूम रहा है, पहिया लगा रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, फ्रिक्शन लगा रहा है 6 न्यूटन का, फ्रिक्शन तो पूरा रोड पे जैसा ही है। तो अब इस डिफरेंस आया 4 न्यूटन का, ये गाड़ी सिर्फ 4 की स्पीड पे चलेगा। अगर गाड़ी को सिर्फ लगातार 4 का ही फोर्स मिलेगा, स्पीड कैसे बढ़ जाएगी? मैं फोर्स बढ़ा दूंगा तो फ्रिक्शन तो 6 का ही है, तो मैंने 10 से 12 कर दिया तो फ्रिक्शन तो भी 6 का ही, लेकिन डिफरेंस अब कितना आ गया? 6 का। जब फोर्स बढ़ा दोगे तो स्पीड भी बड़ी मिलेगी, नहीं मिलेगी? यानी जैसे जब फोर्स बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे स्पीड बढ़ती जाएगी, और जैसे जब फोर्स कम करते हो स्पीड घटती चली जाएगी। इन शॉर्ट बोलूं, स्पीड फोर्स बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, ये क्या? ये अनबैलेंस फोर्स होता है भाई। एक तरफ का पल्ला ज़्यादा भारी है, ऐसे अनबैलेंस हो गया। आप और भारी करते जाओगे तो स्पीड भी और बढ़ते जाएगी। कम कर दो लगातार तो कम होती जाएगी। हमेशा रखना कि किसी भी बॉडी में जो एक्सेलरेशन होता है उसके पीछे का कारण क्या होता है? अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स पता है सिर्फ क्या कर सकता है? बैलेंस्ड फोर्स किसी भी बॉडी को सिर्फ एक मोशन में रख सकता है। हमेशा बैलेंस फोर्स से जो एक्सेलरेशन आता है वो क्या आता है? 0। ये भी याद रखना। अच्छा, लेकिन जो हमारे आज का लेक्चर का जो मेन पर्पस है वो है ये, जो आज हमें पढ़ना है वो है एक साइंटिस्ट हैं, नाम बताता हूँ आपको मैं। नाम है गैलीलियो। बहुत जाना माना नाम है, आई थिंक आप लोग शायद पहली बार सुन रहे हो, बट काफ़ी जाना माना नाम है। नाम क्या है? गैलीलियो। गैलीलियो के मन में ना एक बार आया एक एक्सपेरिमेंट करने का। उनके मन में ये आया देखने के लिए कि कोई भी जो बॉडी है वो अगर हम कहीं से भी छोड़ते हैं, जैसे उन्होंने इंक्लाइन सरफेस लिया। अब इंक्लाइन सरफेस उन्होंने क्या किया? पहली बात, इस पूरे सरफेस को स्मूथ बनाया। क्या बनाया इसको? स्मूथ। मतलब इसमें
बिल्कुल ऑयलिंग जो भी कह लो मान लो, बिल्कुल पूरा स्मूथ कर दिया, कहीं पर भी इतना फ्रिक्शन नहीं छोड़ा कि फ्रिक्शन ना के बराबर रखा। अब उन्होंने ये देखा कि जब बॉल को वो जिस हाइट से छोड़ रहे हैं वो अगले पाले में भी उसी सेम हाइट तक जा रही है इंटरेस्टिंग। हमने बॉल को एक तरफ जिस हाइट से छोड़ा, ये डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसी हाइट पर आ गया। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इस बॉल के पास इस समय अगर 100 जूल की एनर्जी है, कितनी? 100 जूल की, तो जब तक इसके पास दोबारा 100 जूल नहीं आएगा तब तक ये चलता रहेगा। ठीक है, ओके। तब गैलीलियो को लगा कि यार अच्छा यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में इसको इस तरह से बना के दिखाया है, वो हम आगे बात कर लेंगे, पहले यहीं देख लेते हैं। अब आप सोच लीजिए इन्होंने क्या किया। अब आपकी बार ना जो एंगल है, जैसे मान लीजिए ये जो इंक्लाइन एंगल है, इस बार ये एंगल छोटा कर दिया, ऐसे कर दिया। तब इन्हें लगा कि शायद जब मैंने एंगल छोटा कर दिया तो मान लीजिए कि अब उतनी हाइट अचीव नहीं करेगा। लेट सपोज ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 3 मीटर। कितना है? 3 मीटर। तो गैलीलियो को लगा कि शायद ये बॉल जो है ना बेसिकली 3 मीटर तक का डिस्टेंस ट्रैवल करके इसने अपनी हाइट अचीव करी, यानी ये बॉल हमेशा अपनी हाइट अचीव करने के लिए 3 मीटर तक ही जा सकती है। अगले केस में क्या हुआ, जब बॉल छोड़ी, क्या देख रहे हैं कि डिस्टेंस तो बढ़ गया, डिस्टेंस मतलब 4 मीटर हुआ, लेकिन हाइट अभी भी कितनी आई? सेम। यानी इस बीच के पाथ का कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। उसका मानना यह था कि अगर फ्रिक्शन 0 हो तो बॉल को जिस हाइट से आप रिलीज करोगे वो उसी हाइट पर दोबारा आ जाएगी। यहां पे मेरा फ्रिक्शन से कहने का मतलब है एक्सटर्नल फोर्स। भाई बॉल जो है, बॉल के अंदर के फोर्स क्या कहलाएंगे? इंटरनल फोर्स। बॉल के बाहर के फोर्स क्या कहलाएंगे? एक्सटर्नल फोर्स। फ्रिक्शन जो है वो तो इस सरफेस की बला है ना, उसकी थोड़ी है। तो गैलीलियो का मानना था अगर फ्रिक्शन अगर आप खत्म कर दो या अगर आप एक्सटर्नल फोर्स खत्म कर दो, किसी भी चीज़ को इंक्लाइंड सरफेस जहाँ से छोड़ोगे वो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर आएगी, उससे ना तो 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएगी ना 1 सेंटीमीटर नीचे आएगी। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया, इस सरफेस को बिल्कुल सीधा ही कर दिया, फ्लैट कर दिया। अब वो क्या रहते हैं कि बॉल छोड़ा, अब बॉल को तो हाइट अचीव करनी है। अब ये बॉल चली और ये बॉल अब तब तक चलती रहेगी जब तक कि उसे वही हाइट ना मिले, और वो हाइट तो कभी मिलनी नहीं क्योंकि आपने सरफेस क्या कर दी? सीधा। यानी अब ये बॉल पूरी जिंदगी चलती ही रहेगी। तो यहां पर गैलीलियो ने देखा कि गैलीलियो ने बस यहां पर ये चीज देखी, किसी भी इंक्लाइंड सरफेस, बेसिकली इनकी थ्योरी किसके लिए थी? मेनली इंक्लाइंड के लिए थी। ठीक है, इन्होंने देखा कि किसी भी इंक्लाइंड सरफेस से कोई बॉल आप छोड़ोगे वो हमेशा उतनी ही हाइट अचीव करेगी जितनी हाइट से इसे छोड़ा गया है। आपके एनसीईआरटी में देखोगे तो आपके एनसीईआरटी में ये सरफेस ऐसे बनाई गई है कि यहाँ से बॉल छोड़ी तो यहाँ आ गई, फिर इस सरफेस को ऐसे कर दिया तो बॉल यहाँ से छोड़ी थी तो भी बॉल कहाँ आई? यहाँ पर है, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल किया। फिर उन्होंने क्या देखा? तीसरा केस बिल्कुल फ्लैट कर दिया, देखा बॉल छोड़ा, यहाँ से बॉल लगातार जाए जा रही है। इस चीज़ से न्यूटन को एक आइडिया लगा, इसके काम को स्टडी किया न्यूटन ने अच्छे खासे। तब न्यूटन को यहाँ से न्यूटन का पहला लॉ मिला। इसने क्या बताया है, किसी भी बॉडी को जहाँ से छोड़ा है वो वहीं पर ही वापस आएगी, उसी पॉइंट पर वापस आएगी दूसरी। अच्छा, वहाँ से छोड़ोगे तो वहाँ से घूमकर कहाँ आएगी? वापस यहाँ आएगा, और ये मोशन कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि कोई बाहरी फोर्स ना लग जाए इसके ऊपर। सेम चीज़ यहाँ भी थी, लेकिन यहाँ पर बॉल हमेशा लगातार चलती रहेगी। इंटरेस्टिंग, आप घर पे जाके कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी है इसके लिए आपको पहले उसको क्या करना पड़ेगा? पूरा फ्रिक्शनलेस करना पड़ेगा। अब यहाँ से न्यूटन ने अपना पहला लॉ दिया जो कमाल का था। न्यूटन के हिसाब से क्या माना गया? न्यूटन ने ये देखा, दुनिया में कोई भी बॉडी जिस भी स्टेट में है, जैसे मान लीजिए ये पेन है, तो न्यूटन के हिसाब से कोई भी चीज़ अभी मान लीजिए अभी जो टाइम हो रहा है 10 साढ़े 10 हो रहे हैं, 10:30 बजे दुनिया में हर चीज़ तीन मतलब जो भी पोजीशन में होगी, मान लीजिए रेस्ट पे है या चल रही है ना। तो अब अगर कोई रेस्ट पर है तो न्यूटन के हिसाब से वो रेस्ट में रहना चाहती है पूरी ज़िंदगी, और कोई मोशन में है तो वो पूरी ज़िंदगी मोशन में रहना चाहती है। जैसे ये है, मैं जब तक इसको हाथ नहीं लगाऊंगा ना इसको, ये तब तक ऐसे ही रहेगा। 4 दिन बाद आऊँगा तो भी ऐसे पड़ा रहेगा, 10 दिन बाद आऊँगा तो भी ऐसे पड़ा रहूँगा। चेयर ऐसी रखी हुई है, मैं 10 दिन बाद आऊँगा चेयर तब भी ऐसी रहेगी। तो न्यूटन के हिसाब से कोई भी बॉडी जिस स्टेट में है वो उसी में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर बाहर से एक फोर्स ना लगा दो तब तक तो रहेगी। मतलब जब तक मैं बाहर से एक फोर्स ना लगा दूं तब तक ये वहीं पर रहेगी। अगर आपने फोर्स लगा दिया फिर ये अपना जो भी स्टेट है वो चेंज, यानी कोई भी चीज़ बिना एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाई करे अपनी जगह चेंज
नहीं कर सकते, जहाँ है वहीं रहेगी। जैसे अब इसका एक बहुत अच्छा सुंदर सा एग्जाम्पल दिया जाता है, बहुत सुंदर एग्जाम्पल, वो यहाँ पे देखिए, ये ग्लास है, ग्लास में ये कार्डबोर्ड है और यहाँ पर आपके पास एक कॉइन है। ये आप घर पे जाके कर सकते हो, ठीक है, मेरे पास जुगाड़ बनेगा नहीं। तो आप क्या करो, कार्डबोर्ड पर कॉइन रखो। आप जैसे कार्डबोर्ड, अच्छा कार्डबोर्ड आपको एकदम से खींचना है, जैसे कार्डबोर्ड आप एकदम से खींचोगे तो हमारे हिसाब से कॉइन भी साथ में आना चाहिए, लेकिन कॉइन नीचे गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा, सुना, कार्डबोर्ड और कॉइन दो अलग चीज़ें हैं, हाँ कि ना, ठीक है। जब कार्डबोर्ड को खींचा तो कॉइन कह रहा कि भाई खींचा तुम्हें गया, हमें थोड़ी खींचा गया है, हाँ कि ना। तो जब कॉइन को खींचा ही नहीं गया, कॉइन पे कोई फोर्स लगा नहीं, सारा फोर्स किस पे लगा, कार्डबोर्ड पे लगा। तो हमने क्या कहा था, न्यूटन ने क्या बोला है कि जिस चीज़ पे बाहर से कोई फोर्स ना लगे तो जो जहाँ है वहीं रहना चाहती है। आपने फोर्स किस पे लगाया, कार्डबोर्ड पे, इस पे तो लगाया नहीं, तो ये जहाँ है वहीं रहेगी ना। तो जैसे ही आपने कार्डबोर्ड हटाया तो सिक्का तो वहीं रहेगा, लेकिन क्योंकि कार्डबोर्ड हट गया तो जगह खाली होगी, तो सिक्का कहाँ गिर जाएगा, सिक्का नीचे गिर जाएगा। अच्छा करते भी हैं कई बार, तो जैसे होटल वगैरह में क्या होता है कि उनके जो टेबल होते हैं उसमें जो उनके नीचे बिछा होता है, तो मान लो बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं, तो इसको ऐसे झटके से खींचते हैं, लेकिन बर्तन नहीं गिरते, लेकिन कपड़ा सारा बाहर आता है। देखा ऐसा करते हैं, वहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ काम कर रहे हैं, उन्होंने सारा फोर्स। अच्छा एक बात और, यही आप स्लोली खींचोगे तो कॉइन भी आ जाएगा, स्लोली खींचोगे तो कॉइन भी। अब ये क्या लॉजिक है सर, एक्चुअली में क्या होता है, कार्डबोर्ड और कॉइन में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन मतलब लॉकिंग वाला हिसाब किताब है ना। जब धीरे खींचोगे तो फ्रिक्शन की वजह से कॉइन भी साथ में आ जाएगा। लेकिन अब आप सोचो, कॉइन और इसमें क्या प्रेजेंट है, फ्रिक्शन पाया जा रहा है ना। लेट सपोज आपने यहां से इसको खींचा 10 न्यूटन के फोर्स से। अब इमेजिन करो कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन जो है वो इस कॉइन को भी अपने साथ खींच लाएगा इसके साथ। अब जानते हैं दोनों लॉक हो रखे हैं, हमें याद है ना, फ्रिक्शन लॉकिंग होती है हमेशा। तो जब आप इसे जब नीचे हाथ को खींचो तो ऊपर हाथ भी आएगा, आएगा नहीं आएगा, लेकिन ठीक है ये स्लोली पे। लेकिन जब आप एकदम से खींचते हो तो एकदम से आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगा देते हो, एकदम से बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने से फ्रिक्शन एकदम से टूट जाता है। जैसे टूटा तो ये तो निकल गया और ये इसलिए नीचे गिर जाता है। लेकिन स्लोली खींचो तो फ्रिक्शन टूटता नहीं है, तो स्लोली क्या, इसको खींच के दोनों साथ में। तो स्लोली खींचने पे नहीं होगा, ये तेज खींचोगे तभी होगा, क्योंकि जैसे स्लोली खींचोगे तो फोर्स जो इस पे लग रहा है वो फ्रिक्शन की वजह से कॉइन में भी शिफ्ट हो जाएगा, दोनों कनेक्ट होगा ना फ्रिक्शन से, भाई फ्रिक्शन से कनेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आप एक पे फोर्स लगाओगे तो वो कहाँ जाएगा, वो दूसरे में भी चला जाता है। तो एक एग्जाम्पल होगा ट्री वाला, हम कई बार पेड़ हिलाते हैं और वहाँ से फल गिर जाते हैं। ऐसे कैसे गिरते हैं, आपने पेड़ हिलाया हाँ या ना, लेकिन फल जाए वो तो वहीं रहेगा। अब सोचो आपने पेड़ हिलाया तो पेड़ की डाल आगे चली गई, लेकिन फल वही है, तो फल क्या होगा, टूट गया और वहीं के वहीं नीचे आ गया, पेड़ आगे गया ना। कई बार ऐसा करते हैं, जैसे मान लीजिए कपड़े में कई बार जो है धूल लग जाती है, तो हम कपड़े को ऐसे करते हैं, अच्छा क्यों करते हैं, जब आप देखो कपड़े में धूल है, आपने जब कपड़े को यूं किया तो आपने कपड़े पे फोर्स लगाया, धूल पे तो लगाया नहीं। तो जब आपने कपड़े को मूव कराया, धूल तो जहाँ वहीं रहेगी। आपने जहाँ से यहाँ पे कपड़ा था, आपने कपड़ा मार के यहाँ कर लिया तो धूल तो वहीं रहेगी ना, धूल सारी वहाँ से बाहर निकल जाएगी। अच्छा एक चीज़ और देखो, मान लीजिए मैंने इसे बॉल फेंक के मारी, तो मैं जब बॉल फेंक रहा हूँ तो मैंने बॉल फेंकी, तो बॉल कह रही है मुझे अब बस इमोशन में रहने दो। लेकिन क्योंकि सामने एक ऑब्जेक्ट आ गया, उसने इस बॉल, क्योंकि बॉल इस पे लगी तो बॉल, इसने बॉल को रोक दिया, फोर्स लगाया ना अपनी बॉडी से, तो यहाँ पर बॉल अपने आप रुकी, बॉल को इसने रोका। इवन आप देखो कहते हैं कि गाड़ी अगर चल रही है तो गाड़ी पूरी ज़िंदगी चलते ही रहना चाहती है, बट क्योंकि फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है, फ्रिक्शन गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है। तो न्यूटन का ये मानना था कि दुनिया में अगर हम एक्सटर्नल फोर्स ख़त्म कर दें, क्या ख़त्म कर दें, ख़त्म ही कर दो दुनिया से, तो जो चीज़ दुनिया में अभी जैसी है वो हमेशा वैसी रहेगी। जैसे अगर बाहर कोई बाइक चल रही है वो पूरी ज़िंदगी रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। कोई ट्रेन चल रही है, चलती रहेगी। एरोप्लेन चल रहा है, चलता रहेगा। कोई इंसान बैठा है, बैठा रहेगा, कुछ चेंज नहीं आएगा। अब दुनिया में कहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स जो है एब्सेंट होता है, बताऊं, स्पेस के अंदर देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। वहाँ पर अगर आप अपने स्पेसशिप से कूद जाते हो तो आप मोशन में हो, आप पूरी ज़िंदगी स्पेस में
घूमते ही रहोगे, घूमते ही रहोगे, घूमते ही रहोगे। सोचो ना, वहाँ पे जब जाते हैं हमारे स्पेसशिप, वो नीचे क्यों नहीं गिर रहे? वो जहाँ वही रहते हैं ना, वहाँ न्यूटन का फर्स्ट लॉ काम कर रहा है। कह रहा था न्यूटन, जहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा होगा बॉडी जैसी वैसी रहेगी। तो अगर वहाँ पर तो वहाँ पर अगर मान लीजिए वो स्पेसशिप चला रहे हैं तो चलती रहेगी, रोक दिया तो रुक रहेगी, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स बता रहा हूँ कि बाद में कैसे लाते हैं वहाँ पे अगर आप स्पेस शिपिंग जगह पे अटक गए ना, अटक गए, फिर आप आगे जा सकते हैं। मतलब जब बाहर आ गए अपने स्पेसशिप से, आप जहाँ वहीं रहोगे, आपके लिए मुश्किल मूव करना। सो एक हमारे केस ये कि यहाँ से बॉल फेंकी, और जब बॉल फेंकी तो सामने वाले ने इस बॉल को रोक दिया, यानी ये चीज़ मोशन में रहना चाहती थी, लेकिन सामने वाली चीज़ ने एज एक्सटर्नल फोर्स काम के इसे रोक दिया। सेम आपने पेड़ को हिलाया, पेड़ लेफ्ट राइट हिला, लेकिन जो फोर्स है वो इन पे तो लगा नहीं, फ्रूट्स पे, फ्रूट जहाँ है वहीं रहे। अब सोचो पेड़ को आप आगे कर दोगे तो फ्रूट तो वहीं रहेगा। तो अब सोचो ना, पेड़ को आगे कर रहे हो तो फ्रूट और पेड़ में एक तनाव आएगा ना, एक्सटेंशन आएगा ना, उस टेंशन से फ्रूट क्या कर जाएगा, टूट के नीचे गिर जाएगा। ये काम आप घर पे कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मतलब आप घर जाना, आज आप ग्लास के ऊपर एक कागज़ रख देना, उसके ऊपर सिक्का रख देना, कागज़ को जोर से खींचना, आप देखना कि जो भी इस कागज़ पे जो सिक्का होगा वो ग्लास में ही गिरेगा, बाहर नहीं जाने वाला। सो ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट। जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगा। अच्छा, यहाँ पर और जो अब लिखा हुआ कि एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन स्टेज इन मोशन अनटिल अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, अब इसका आप एग्जांपल ऐसे भी मान के चलो कि मैंने बोला एक गाड़ी है, अगर या साइकिल पे हम पेडल मारना बंद कर दें तो साइकिल रुक जाती है कुछ टाइम बाद। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे न्यूटन का लॉ कैसे लगेगा? आप ध्यान से सोचो, न्यूटन ने क्या कहा था, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, हाँ कि ना? लेकिन अगर लग रहा है तो ये सही नहीं है। आप सोचो साइकिल में नीचे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन साइकिल के अंदर का फोर्स है, वो तो बाहर का है ना, तो वो क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स। और न्यूटन ने कहा था एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो वो तो भैया उसकी स्टेट को चेंज करेगा, लेकिन अगर वो नहीं लग रहा तो जो मैंने कहा वो परम सत्य है। अगर आप एक स्लिपरी, आप सोचो, आप आइस का देख लो, आइस में अगर आप स्केटिंग करते हो तो आप करते ही चले जाते चाहे रुक जाओ, हाँ या ना? आप नहीं रुक पाते ना उसमें, क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। न्यूटन ने कहा था जहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है वहाँ पर आप जिस भी चीज़ में हो उसी में रहोगे। तो आइस स्केटिंग में इसलिए ये दिक्कत ये होती है, रोकना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, फिर हमारा एक दूसरा यहाँ पर आता है, हमारे न्यूटन का जो सेकंड लॉ आता है, सेकंड लॉ है यहाँ पर, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। अब ये क्या भला है भाई? तो सबसे पहले मैं आपको उससे एक चीज़ समझाता हूँ, वो है मोमेंटम। क्या समझेंगे? मोमेंटम। मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम को समझो इम्पैक्ट से। इम्पैक्ट मतलब असर। सोचो, किसी ने आपको एक पतली सी डंडी मारी, ठीक है, और किसी ने आपको बहुत मोटी रॉड से मारा। दर्द, अच्छा, दोनों को सेम स्पीड से मारा, लेकिन दर्द ज़्यादा कहाँ होगा? मोटी सी रॉड से ज़्यादा होगा। क्यों? स्पीड तो सेम है। तो इम्पैक्ट जो होता है, इम्पैक्ट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अगर ज़्यादा बड़ा मास है, ज़्यादा बड़ा मास है और उसको तुम थोड़ी भी वेलोसिटी से मारोगे तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आएगा? बड़ा आएगा। हथौड़ा भारी वजन का है, धीरे भी मारोगे तो भी चोट लग जाएगी, यस और नो? लग जाएगी। वहीं आप एक प्लास्टिक का हथौड़ा लें जिसका वजन बहुत कम है, इसको कम स्पीड से मारेंगे तो इम्पैक्ट भी क्या होगा? कम पड़ेगा। भाई मोमेंटम समझना है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, एक हथौड़ा लेके उंगली मारो, मतलब तेज मारो, एक मारो हल्का हथौड़ा लेके, मतलब प्लास्टिक का हथौड़ा लेके, आपकी उंगली में डैमेज कहाँ होगा? जो भारी वाला हथौड़ा है। तो ये जो इम्पैक्ट आपको हुआ है, दिस इम्पैक्ट इज नोन एज मोमेंटम। मोमेंटम हालांकि फ्लो को भी बोलते हैं। और किसी के भी मोमेंटम को चेंज करने की तुमने कोशिश करी तो भाई तुम तो भुगतोगे, तुम्हें भुगतना पड़ेगा मोमेंटम रोकने के लिए। मोमेंटम को रोकने की कोशिश कर, झूला होता है पार्कों में, है ना, ऐसे बच्चा वाला झूला होता है, ऐसे होता है,
होता है झूला, बिल्कुल स्लिपरी, बच्चे आते हैं यहाँ से ऐसे रोल करते हुए, ऐसे नीचे स्लिप करते हुए आते हैं ना। यहाँ से चढ़ना दिव्यांश आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन बहुत कम है, फ्रिक्शन से हम चल पाते हमेशा। लेकिन दिव्यांश तो एक काम करिए आज, अगर यहाँ है ना थोड़ा दूर जाइए हो, ठीक है, दूर जाके भागता हुआ आइयो, फिर तू आसानी से चढ़ जाएगा। मोमेंटम का गेम है, मोमेंटम को रोकना मजाक बात थोड़ी है तुम्हारे लिए। जब तुम भागते हुए तुम्हारा एक मास था, तुमने क्या पकड़ ली? एक वेलोसिटी। सोचो यहाँ पर कोई मोमेंटम था, इस मोमेंटम को कम करने के लिए कुछ टाइम तो लगेगा, और उस टाइम तक आप कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, कंफर्म ट्रैवल करोगे, मैं कह रहा हूँ। मोमेंटम कम करना है ना, तो कम करना टाइम तो लगता है, उस टाइम तक बॉडी का रुकी रहेगी। अगर हम मोमेंटम को जीरो करना है, दैट मीन्स हमें वेलोसिटी को जीरो करना है। वेलोसिटी जीरो कब होती है? जब वेलोसिटी कम होती है। तो वेलोसिटी जब भी कम हो, डिस्टेंस तो ट्रैवल होगा ना हमेशा, यानी मोमेंटम कम करा तो डिस्टेंस तो कंफर्म ट्रैवल होगा, चाहे कितना ही स्लिपरी क्यों ना हो, आप चढ़ जाओगे। सो यहाँ पर मोमेंटम का गेम आता है। सुना होगा कई बार कि कहीं पर जा रहे हैं, ढलान है, ऊपर हम चढ़ रहे हैं और गाड़ी कहते हैं बीच में रोको मत, मोमेंटम में रखो गाड़ी। सुना है? मान लीजिए ढलान है, एक ढलान है, ऐसे ढलान है, आपके पास कोई अच्छी गाड़ी नहीं है ना, एक बहुत अच्छी गाड़ी 4x4 लेके जा रहे हैं। अब सोचो आपको ढलान चढ़ानी है, तो उसका बेसिक तरीका पता है क्या होता है? पीछे जाओ, गाड़ी को स्पीड में लाओ और लाते लाते चढ़ा दो, जहाँ से चढ़ जाती गाड़ी। लेकिन अगर आप गाड़ी बीच में रोक के फिर उसको करो चढ़ाने की कोशिश, नहीं चढ़ती। ऐसा क्यों? जब यहाँ पे थे उसका कोई मास था, उसमें क्या था? एक वेलोसिटी थी, उसका मोमेंटम बना। अब इस पॉइंट पर आए तो मोमेंटम को जीरो होने के लिए टाइम चाहिए, उस टाइम तक कुछ ना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो अगर मान लीजिए ज्यादा आपने स्पीड रखी होगी तो ज्यादा टाइम लगेगा रोकने में, ज्यादा टाइम लगे तो डिस्टेंस भी ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा गाड़ी को, तब जाके गाड़ी रुकेगी। तो इसीलिए जितना धीरे आओगे उतना कम डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, जितना तेज आओगे उतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। लेकिन मोमेंटम ज़्यादा करने का तरीका तो एक और है, आप मास बढ़ा दो। इसलिए भारी गाड़ियाँ, ट्रैक्टर कितना आसानी से चढ़ते हैं पहाड़ों में, मजा वजन है भाई, तो चढ़ा लेते हैं उसको, वजन भी इम्पैक्ट करता है इसका। अच्छा, मोमेंटम चेंज करना, मैंने मुझसे बोला कोई मजाक बात नहीं है। सोचो मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको एक साइकिल है, वो आपके सामने चलती हुई आ रही है, उसे रोकना है, रोक लोगे? बहुत आसान है। इधर आबे, उसका एक मास था साइकिल का, उसमें वेलोसिटी थी, मोमेंटम था, और आपको पता है कि मोमेंटम छोटा है, कम टाइम में रोक सकते हैं। आपने क्या लगाया? कम फोर्स में कम टाइम में रोक लिया, हाँ कि ना? आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा। अब आपके सामने गाड़ी आ रही है, ई रिक्शा आ रहा, सॉरी, उसका भी एक वजन, लेकिन वो ज़्यादा है साइकिल से, उससे ज़्यादा स्पीड से आ रही है। अब वो आ रही है, आपको उसे रोकना, आपने जोर लगाया, आपने रोक लिया, आपको उसे चोट लग गई। क्यों लगी? ज़्यादा मोमेंटम था। लेकिन अब जो आप फोर्स लगा रहे हो वो पहले से ज़्यादा होगा, कम होगा? ज़्यादा फोर्स होगा ना, टाइम भी शायद ज़्यादा लग जाए। अब आपके सामने कार आ रही है, उसे रोकना है, अब उसका वजन और ज़्यादा, स्पीड और ज़्यादा, आप उसे रोकना चाहोगे, आप ही के ऊपर से निकल जाएगी वो। सोचो उसका मोमेंटम ना रोक भी नहीं पा रहा, इतना फोर्स मेरी बॉडी दे ही नहीं पा रही। यानी किसी की भी मोमेंटम को मुझे रोकना है, एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, हाँ कि ना? जितना बड़ा मोमेंटम उतना बड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा। या सुनो, अब आपके सामने आ रही ट्रेन, रोक लोगे ट्रेन को? क्यों नहीं रोक पा रहे? सर मोमेंटम बहुत ज्यादा है, उसका मास बहुत ज्यादा, वेलोसिटी उसकी और ज्यादा। अब इतना भयंकर मोमेंटम है, कोई भी चीज जो उसके सामने आएगी उसमें इतना दम नहीं है कि वो इतने बड़े मोमेंटम को इतने कम टाइम में रोक पाए। इसलिए ट्रेन वाले भी जब अपनी ट्रेन रोकते हैं तो कुछ टाइम पहले रोकना चालू कर देते हैं, क्योंकि अगर वो इतना बड़ा मोमेंटम कम टाइम में कम करने की कोशिश करेंगे, सोचो ना 200 की स्पीड से आप एकदम से 0 पे आओगे और कम टाइम में आओगे, पूरी बॉडी में एकदम झटका ट्रेवल करेगा, उस झटके से पटरी सारी यहाँ वहाँ तहस नहस होती है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि पटरी पे मान लीजिए कोई जानवर है या कोई इंसान भी है और उसको पायलट को दिख गया कि इंसान है, वो नहीं चाहता मारना उसे, लेकिन अब आप सोचते हो कि सर उसने ब्रेक क्यों नहीं मारी? अगर उसने इमरजेंसी में ब्रेक मार दी, जैसे मान लो हमसे इंसान कूद गया, वो ब्रेक मार सकता है उसके अगर 1 मिनट दूर भी है, लेकिन अगर उसने मार दिया तो मोमेंटम, इतना बड़ा मोमेंटम कम टाइम में तो झेलेगा नहीं,
तो इतना बड़ा झटका देगा पूरी ट्रेन को, जिससे क्या होगा, रुकेगी सही, लेकिन पीछे जो सारा धक्का इम्पैक्ट, उससे सारी जो डब्बे हैं वो लेफ्ट नेट, मतलब उस ट्रेन से, उस पटरी से उतर जाएंगी। उतरेंगे तो डेथ पता नहीं कितने लोगों की होगी। एक को बचाने गए थे, पता नहीं कितने लोग मारे जाएंगे। इसीलिए वो ट्रेन वाले कभी नहीं रोकते, उनका चाहे खुद का ही कोई सगा क्यों ना जाए, वो नहीं रोक सकते, क्योंकि वो एक के चक्कर में इतने लोगों की जान पे रिस्क नहीं लगा सकते। इसलिए बड़े मोमेंटम को रोकने का टाइम भी बड़ा चाहिए होता है। हाँ कि ना? ओके, सो यहाँ पर हमारा जो अब सेकंड जो हमारा है, सेकंड लॉ हमारा क्या कहता है, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। बेसिकली बता रहा हूँ ये क्या कह रहा है। यहाँ पे हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर आप किसी की बॉडी में ज़्यादा एक्सेलरेशन लाना चाहते हो तो आपको फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। किसी की बॉडी ज़्यादा चेंज करना ना कुछ स्पीड है, आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसको तुम समझो ऐसे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। हाँ कि ना? अब मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मैंने बताया मोमेंटम होता है, बताया मैंने। यानी फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन टाइम। यानी कितना फोर्स लगेगा, मतलब सॉरी, किसी भी ट्रेन, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है। सोचो पहले मोमेंटम था 200 का, अब हो गया 180 का, 160, 140, 100। ये मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है, ये डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है, उस ट्रेन पे फोर्स कितना लग रहा है आपको। हाँ कि ना? जितना बड़ा फोर्स लगाओगे मोमेंटम में चेंज भी उतना बड़ा आएगा, जितना छोटा लगाओगे फोर्स चेंज भी उतना छोटा आएगा। तो अब मैंने इसका आप समझो ऐसे, सेकंड लॉ ये कह रहा है कि एक ट्रेन है, मुझे इसे रोकना है, मुझे इसके मोमेंटम को चेंज करने के लिए अच्छा कितना फोर्स लगाना है, ये डिपेंड कर रहा है इसके मोमेंटम पे। जितना बड़ा मोमेंटम ये कैरी करेगा तो मुझे उतना ही बड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको कम करने के लिए। कुछ कम मोमेंटम कैरी कर रहा हूँ जिसके लिए कम फोर्स में मेरा काम चल जाएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी कह सकते हो। मोमेंटम का जो चेंज है वो डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर। अब इसी को इन्होंने एक अलग तरीके से कह दिया है, जब आप मोमेंटम को m इंटू वी कर देते हो अपॉन में टाइम, तो v और t क्या हो जाता है, a हो जाता है, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसी को आप रेट ऑफ चेंज मोमेंटम भी कह लो विद टाइम, या इसको आप कह लो द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द अमाउंट ऑफ फोर्स। देखो इस ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट की कह रहा है, हल्की चीज़ों को स्पीड में लाना बड़ा आसान होता है, भारी चीज़ों को स्पीड में लाना मुश्किल होता है। भाई छोटी चीज़ जिसको स्पीड में फेंकना मैं बहुत तेज फेंक लूँगा, लेकिन भारी चीज़ को लाना बहुत मुश्किल है कि नहीं। तो एक्सेलरेशन किस चीज़ किसी का किस पे डिपेंड करेगा, उसके मास पे। जितना हल्का मास उतनी जल्दी एक्सेलरेशन पकड़ ले। सुना होगा कि जब गाड़ी लेने जाते हैं या कब बाइक लेने जाते हैं तो उसमें एक चीज़ और देखी जाती है, उनका वजन कितना है। क्योंकि अगर हल्की गाड़ी है, हल्की बाइक है तो स्पीड ज़्यादा पकड़ सकती है, और भारी है तो स्पीड वो नहीं पकड़ सकती। सोचो आपको शौक है आपको स्पीड चलाने की गाड़ी, तो आप क्या देखोगे, हल्की गाड़ी देखना पसंद करोगे ना। भारी भाई, अच्छा भारी का एक फ़ायदा होता है, भारी का वजन ज़्यादा होता है तो वेट का फोर्स नीचे लगेगा तो वो ज़मीन से चिपक के चलती है, लेकिन हल्की गाड़ी तो चिपक के नहीं, वो हवा में उड़ सकती है गाड़ी ज़्यादा स्पीड में। हाँ ऐसा होता है, भारी गाड़ी के फ़ायदे होते हैं। आपको पहाड़ों में चढ़ा तो भारी गाड़ी सबसे काम करती है, क्योंकि भारी गाड़ी ज़मीन पे चिपक के चलती है, छोड़ेगी नहीं ज़मीन, और जो ज़मीन पे चिपक के चल रही है वो चढ़ जाती गाड़ी, कहीं ऐसी दिक्कत नहीं है आती। अभी पता लग गया सेकंड लॉ क्या है। तो फर्स्ट लॉ क्या है कि जो चीज़ जहाँ है वो वहीं पर रहना चाहती है, रेस्ट है तो रेस्ट पे, मोशन है तो मोशन पे, अनटिल अनलेस जब तक उस पर एक बाहर से फोर्स नहीं लग रहा हो। ठीक है। दूसरा लॉ क्या कहता है कि किसी भी मोमेंटम को जो आपको उसके मोमेंटम में जो आपको चेंज करना है, आपको अगर मोमेंटम अगर मान लीजिए इसको आप ऐसे समझो, अगर मुझे मोमेंटम कम टाइम में चेंज करना है, सुनना ध्यान से, अगर मुझे मोमेंटम कम टाइम में चेंज करना है तो मुझे फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। हाँ या ना भाई, मुझे चाहता हूँ मैं गाड़ी आ रही है, मैं चाहता हूँ गाड़ी 2 सेकंड में रुक जाए, तो आपको फोर्स भी भयंकर लगाना पड़ेगा, आपको कंक्रीट की वॉल रखनी पड़ेगी, आजा बेटे।
उसने लगाया, इतना भयंकर फोर्स लगाया, गाड़ी 2 सेकंड में रुक गई, लेकिन गाड़ी तहस नहस हो जाएगी क्योंकि इतना बड़ा इम्पैक्ट गाड़ी झेल नहीं सकती, हाँ कि ना। तो कहते हैं कि मोमेंटम का जो चेंज है वो डिपेंड किस पे करता है, फोर्स पे। अगर मान लीजिए आप कह रहे हो सर मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत है, आराम से रखो गाड़ी। जब आपने टाइम ज़्यादा कर दिया तो कम फोर्स में भी आप गाड़ी को ईजिली रोक सकते हो, आराम से रोक सकते हो। सोचो एक बॉल आ रही है, एक बॉल आपके हाथ में आई, ठीक है, तो आपने इसको पकड़, आपके हाथ में जैसे टच हुआ तो उसका एक मोमेंटम आपको हिट करेगा, हाँ कि ना। अब आपको इस मोमेंटम को जीरो करना है क्योंकि उसमें वेलोसिटी है, वेलोसिटी चाह रही है कि मैं बॉल आगे भेजूं, लेकिन आपका कह रहे नहीं मत जाओ, आप रोक रहे हो ना, तो आपको इम्पैक्ट देगा वो। आप चाहते हो, आप कह रहे हो कि सर ये मुझे चोट ना पहुंचाए, चोट का मतलब फोर्स कम लगे। तो अगर फोर्स तुम कम लगाना चाहते हो तो क्या बढ़ाना चाहिए तुम्हें, टाइम। तो इस बॉल को टाइम दो रुकने का, तो यहां से हाथ कहाँ लाओ, यहाँ 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 तक लाओगे ना, यहाँ तक लाओगे तो इतना टाइम मिला इसे। इतने टाइम में बॉल की स्पीड अगर थी यहाँ पे 100, 90, 80, 70, 50, 40, 30, 20, जीरो आ गया, आपको चोट ही नहीं लगी। लेकिन आपने हाथ यहीं रखा, यहीं पे टच होती वो 100 से 0 हो गया, तो वो सारा इम्पैक्ट किसको मिला, आपके हाथ को, हमने टाइम ही नहीं दिया ना उसे। तो अगर माने जब बॉल जो पढ़ते क्रिकेटर वो हमेशा हाथ को ऐसे पीछे लेके क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो मोमेंटम कम कर रहे हैं, टाइम बढ़ाकर। टाइम बढ़ा दो कि मोमेंटम अपने आप कम हो जाता है, हाँ ये ना।